इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ये गणपति देवता, आपसे प्रार्थना है कि आप मनुष्य में हैं, आप विवेक के रूप में प्रत्येक जीव में, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक क्षेत्र में हैं। आप अपने विवेक से भी हम थोड़ा सा सहयोग कीजिए मनुष्य को कि वो विवेकशील होकर स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और रोग मुक्त होने के लिए कुछ प्रयास करे, कुछ विचार करे। जैसे ही वो विचार करेगा तो शास्त्रों में ऋषियों का अनुभव है कि मनुष्य जब चाह लेता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं और स्वस्थ होने का तरीका खोजने लगता है तो बहुत सारे छोटे छोटे उपाय भी मिल जाते हैं, बड़े उपाय भी मिलते हैं और उससे वो स्वस्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को थोड़ा सा चेतनता की, जागरूकता की आवश्यकता है। आप उसे जागरूक करें, कृपा करें और उसकी जो विवेक, उसके जो बुद्धि है, इन सारे पर जो मैल जम गया है थोड़ा सा उसको साफ सुथरा करने की कोशिश कीजिए। आपसे प्रार्थना है, आप कृपा करेंगे तो ये हो सकता है। आप मंगल मूर्ति हैं, मंगल के देवता हैं, आप विघ्न का विनाश भी करते हैं। थोड़ा सा इस काम को कर देंगे तो मनुष्य में स्वस्थता आएगी। विचार करेगा कि हम क्यों बीमार हैं, ये जहर खाने की जो प्रवृत्ति है, समूह में सोचेगा कि हम न खाएं, कोशिश करेगा। मन जब कोशिश करने लगेगा तो ये मनुष्य फिर अपने को अपनी जगह पर ले आ देगा, उपाय सोच लेगा। बहुत सारा सब कुछ बड़ा हुआ है इस मनुष्य में, आप भी साथे हैं, शामिल हैं उसमें। इसलिए निवेदन पूर्वक मैं कहता हूँ, प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि आप थोड़ा सा मनुष्य को पर कृपा कीजिए। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद और वेद के अनुसार हमारी जीवन शैली, हमारा जीवन जीने की कार्यक्रम नहीं चल रहा है। हम मॉडर्न आधुनिक जीवन शैली हमारी हो गई है और हम बीमार के आधुनिक जीवन शैली में रहते हुए हम बहुत स्वस्थ नहीं हैं। आधुनिक जीवन शैली अगर हमें स्वस्थ रखता तो हमको ये विचार करते कि हाँ साहब, ये कहीं कोई परेशानी नहीं है, सब स्वस्थ रहते, इन बातों की करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरी अपनी ऐसी धारणा है कि जब तक हम अनुभूत आहार को या अनुभूत आहार विहार की शैली को स्वीकार नहीं करेंगे, आयुर्वेद का जो दिया हुआ हमारा संदेश है, बताया आदेश है, उसको जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। हमारे जीवन चर्चा में कुछ जो भी हम हैं, यानी हमारा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सारे क्षेत्रों में, सब शुरू से लास्ट तक, अंत तक हमारे आयुर्वेद में इस बात की चर्चा है हमारे कैसे हमकी सुरक्षा होगी, कैसे हम रहें, कैसे हमारा जीवन चले। बचपन के लिए भी इंतजाम है, बताया गया है, यंग जवानी इत्यादि सब के लिए बताया गया है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको प्रयास करता हूँ कि आप इसमें जागरूक हों और उसमें आप स्वस्थ होने की कोशिश करें, समूह में स्वस्थ बनाएं। हमारा जनरेशन भी बिगड़ते चला जा रहा है। अगर आप स्वस्थता को संभालेंगे तो हमारे जनरेशन में मनुष्य की बनावट में भी बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। सब घट रहे हैं, कांतिहीन होते चला जा रहा है, धीरे धीरे सब छोटे होते चले जा रहे हैं।
सोच भी छोटी होती चली जा रही है। समूह में, सबकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने स्वस्थ सोने की जब तक कोशिश हम नहीं करेंगे, समूह में आप हम कोशिश नहीं करेंगे, तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते। हमारे ऋषियों ने एक संस्कृति, एक परंपरा डाली थी हमारे खान पान का, आहार विहार का, उस सब को पुराना कह के छोड़ दिया गया और मैंने पुराने को सब सड़ा गला मान लिया गया। अब नया, सब कुछ नया हो रहा है, नया का परिणाम आपके सामने है। इस कार्यक्रम के अंदर हम लोग आयुर्वेद और जीवन शैली में हम लोग को स्वयं क्या करना है, स्वयं क्या हम करते हैं, इस पर विचार करने की पर हम लोग विचार कर रहे हैं। उसमें भोजन हमारा पहला पार्ट है कि हमको भोजन से ही हम बनते हैं, भोजन से ही हमारा जीवन है, उसी से हम जीते हैं। तो उस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। भोजन पर के साथ ऐसा है कि भोजन हमारा थोड़ा सा ऐसा बिगड़ गया है कि जहर से भोजन को पैदा की जाती है और जहर डाल के उसको रखा जाता है, प्रिजर्वेटिव जिसको कहते हैं, और तरह तरह के केमिकल से हमारा खेती में पैदा होता है। इसलिए वो और दूसरा क्या बिगड़ गया है, हो गया है कि हमारे जो अन्न हैं उनको जो बड़े ज़्यादा पैदा करने के लिए मॉडिफाई भी कर दिया गया है, संकरित भी कर दिया गया है। खैर, मॉडिफाइड और संकरित से तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है जितना परेशानी ये जहर से युक्त हमारा आहार है। यह आहार जब हम इस आहार को जब हम लेते हैं समूह में, तो हमारा आहार शरीर को बनाने में अक्षम हो जाता है। शरीर में माने और हमारे शरीर के भीतर की प्रक्रिया जो है, इसको पूर्ण रूप से अपने जीवन जीने के लिए इसमें से कुछ निकाल लेती है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको शरीर में परिवर्तित नहीं कर पाती है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को विचार करना है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हम लोग अपने भोजन के साथ जोड़ें जो जहरीला ना हो, जहर के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो। यूँ तो मैंने दो भाग में बटा हुआ है, यानी वह आहार भी हमारा एक जड़ी बूटियों का, जितना पेड़ पौधे हैं धरती पर, मैंने वो सब पेड़ पौधे हमारे आहार के हिस्सा हैं, आहार के अंग हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा में, थोड़ी मात्रा में उसको देकर हम क्यूरेटिव यानी कुछ रोग वह आहार हमको जो बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटीन इत्यादि जो हमारा शरीर को जरूरत है वो नहीं दे पाता है। फिर भी उस जंगली क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमारे प्रोटीन की पूर्ति या शरीर की पूर्ति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ध्यान रखना है कि जो हम भात रोटी दाल सब्जी खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो अच्छे से उसको धोकर खाएं। कोशिश करें कि कम से कम जहर डालकर पैदा किया जाए या जहर डाला ही न जाए, ये सारी बातें किया जाए। एक और उपाय है कि आप अगर जैसे हमारे में जो आप चावल खाते हैं, अगर उसको थोड़ा सा पॉलिश कम कराइएगा, यानी थोड़ा सा हल्का लाली रहने दीजिएगा, खाने में थोड़ा सा रुखड़ा लगेगा, लेकिन वो सब आपके शरीर को बनाने की जो उसमें एक जो कण है, वो मॉडर्न साइंस के अनुसार वो बहुत सारे विटामिन का समूह है, वो आपको मिल जाएगा, तो उससे आपको लाभ हो सकते हैं। ये गेहूं जो आप खाते हैं, इस गेहूं में वो अगर आप थोड़ा सा जर्मिनेशन की साइकिल करा दें, यानी रात को फूलने के लिए, सुबह में 8 बजे फूलने के लिए डाल दीजिए, शाम को उसको किसी टोकरी में छान कर और किसी जगह रख दीजिए और दूसरी जगह सुखा दे के अगर आप उसको आटा पिसाकर अगर उसको खाएंगे तो उसका भी जहर निकल जाएगा। क्योंकि विज्ञान का कहना है कि सल्फास इत्यादि जो गेहूं में डाली जाती है, वो 30 दिन से 31 दिन तक उसको ओपन में जब छोड़ा जाता है, तब जाके उसका जहर निकलता है। वो रोटी बनाने से, आग के उसके साथ संपर्क करने से उसके जहर नहीं निकलते हैं। आपको अपने आहार में थोड़ा सा जो जिसे माण वाला जो सिस्टम बताए थे, कंपल्सरी एक आध कप एक आध गिलास अपने माण भी अगर जोड़ लेते हैं
तो उसका मैंने भी बहुत बड़ा लाभ आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके इंडोक्राइन की ग्रंथियों को, आपके कुंडलिनियों को, आपके चेतन शरीर को, आपके चित्त इत्यादि को भोजन नहीं मिल रही है, जिसके चलते अभावजन्य सैकड़ों बीमारी हो गई है, जिसमें मधुमेह भी शामिल है। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा भोजन का व्यवस्था में करें, थोड़ा सा अंकुरित खाने की कोशिश ज़्यादा करें। अंकुरित को भी आप उबाल के खाएं, अगर अंकुरित को भी अगर उबाल के नहीं खाएंगे तो इष्ट जो उसका बचा हुआ है वो जहर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए अंकुरित को कोशिश करें कि उसको भी हम उबाल के ही खाया करेंगे। और कुछ जो फल फूल है, जो घास पात अगल बगल में जो जंगली फल है, ऋतु के अनुसार और अपने अग्नि के अनुसार जो हम जितना हम पचा सकें और वो खाएं। अगल बगल में जो वस्तु मिलती है उसको भी बीच बीच में खाने की आदत डालें, जिससे कि हमारी इंडोक्राइन की ग्रंथियां या अभावजन्य बहुत सारे परेशानियों से हम मुक्त हो सकेंगे। सारी व्यवस्था में उसमें, और ये बिल्कुल अगर आप नहीं मिल पाएंगे तो दिव्य और वो आहार जड़ी बूटियां हैं, आपके आसपास में घास पात है, ये सारी बात है। तो एक आध घास पात जैसे दुर्बा हुआ या कोई भी एक मोथा हुआ, कोई एक घास पात का थोड़ा सा अगर काढ़ा इत्यादि पीने की भी आप आदत डालेंगे तो उससे भी आपको शरीर में वो वस्तु मिलेगी जिसकी आवश्यकता है, और उसके अभाव में हम बीमार हैं। क्योंकि आयुर्वेद का कहना है कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पंच तत्वात्मक नहीं है और हमारे शरीर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, कम चाहे ज़्यादा। जिसमें ज़्यादा रहता स्वाद के अनुसार, जिसमें ज़्यादा रहता है उसको स्वाद के अनुसार आयुर्वेद में व्यवस्था दी गई है, और स्वाद के अनुसार उसमें ज़्यादा कम की बात है। लेकिन अगर उतना नहीं समझ में आता है तो कोई एक पौधा जो जहरीला नहीं है उसका सेवन अगर आप करना शुरू करते हैं तो आपके रोग में ट्रेमेंडस सुधार होगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं आपको विसर्जित करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ, और अगले दिन इसके बाद वाली कड़ी में मैं जड़ी बूटियों पर, पेड़ पौधों पर से के आहार पर मैं विचार करूँगा, और आप के क्षेत्र में जो मिलते हैं कोशिश करेंगे कि उसका पर भी थोड़ी सी चर्चा करें कि एक आध जड़ी बूटी आपको बीमारी के उनसे मुक्त करने की कोशिश करे, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करे, रोग मुक्त भी करे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।